फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 14वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंश ने कहा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में उसे हर्ट नहीं होगा। इतना कहकर अंश स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर निशांत जी परेशान हो गए थे। वहीं अंश स्टडी रूम से बाहर आकर रेडी होने के लिए अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया और आरोही को देखने लगा, लेकिन उसे आरोही कहीं नहीं दिखी। उसने आशी की तरफ देखते हुए पूछा, आशी, आरोही कहाँ है? आशी ने कहा, भाई वो तो कब की ऑफिस चली गई। यह सुनकर अंश को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर रायजादा कारपोरेशन में आरोही टैक्सी से रायजादा कारपोरेशन पहुंची। वो टैक्सी से बाहर आई और ड्राइवर को पैसे देकर ऑफिस के अंदर चली गई। लिफ्ट से अपने फ्लोर पर गई। लिफ्ट से बाहर आकर वो सीधा अपने केबिन में चली गई। केबिन में आकर चेयर पर बैठते हुए आरोही ने खुद से कहा, मैं उस इंसान की बात ना मानकर ऑफिस तो आ गई हूँ, लेकिन अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। वहीं कुछ देर बाद अंश की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी। अंश कार से बाहर आया और ऑफिस के अंदर आकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट में आकर उसने अपने फ्लोर का बटन दबाया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर जाकर रुकी और लिफ्ट का गेट ओपन हुआ तो अंश लिफ्ट से बाहर आया। अपने केबिन की तरफ जाने लगा। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो केबिन के अंदर गया और अपना फ़ोन निकाल कर उसने नील को कॉल किया और उसे केबिन में आने को कहा। नील ने जी बॉस कहा और फ़ोन कट कर दिया और फिर वो अपने केबिन से बाहर आकर अंश के केबिन की तरफ चला गया। केबिन के पास आकर उसने डोर नॉक किया तो अंश ने उसे अंदर आने के लिए कहा। नील केबिन के अंदर आया। उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, हेलो बॉस, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था आपको? यह सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने पता लगाया मुझ पर मॉल में गोली किसने चलाई थी? उसकी बात सुनकर नील ने कहा, जी सर, मैंने पता लगाया ही। आपका शक सही था। आप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, जगदीश चड्ढा का राइट हैंड रॉकी था। हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिली है, कल रॉकी के कुछ आदमियों को पुलिस ने पकड़ा है, इसलिए रॉकी अंडरग्राउंड हो गया। सर, अभी जगदीश चड्ढा पुणे में ही, कल ही वो पुणे आया है। मुझे लग रहा है कि जगदीश चड्ढा इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। 2 बार उसने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। नील की बात सुनकर अंश ने कहा, तुम हमारे आदमियों से कहो कि वो उस पर नजर रखे और जल्द से जल्द रॉकी का पता लगाकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। अंश की बात सुनकर नील ने कहा, जी बॉस, और फिर वो केबिन से बाहर जाने लगा। तभी अंश ने उसे रोकते हुए कहा, आरोही के केबिन में जाकर उसे मेरे केबिन में आने के लिए कहो। नील ने कहा, जी सर, और फिर वो केबिन से बाहर आकर आरोही के केबिन की तरफ चला गया। आरोही के केबिन में आकर उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मिस शर्मा, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, जी सर, और फिर वो अपनी चेयर से उठकर अंश के केबिन की तरफ जाने लगी। उसे पता था कि अंश इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। केबिन के पास आकर उसने डोर नॉक किया तो अंश ने उसे
अंदर आने के लिए कहा। आरोही केबिन के अंदर आ गई। उसने एक नज़र अंश की तरफ देखा, जो इस वक्त एक फाइल देखने में बिजी था। तभी आरोही ने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, सर, क्या आपने मुझे बुलाया? आरोही की आवाज़ सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा और अपनी चेयर से उठकर आरोही की तरफ जाने लगा। अंश को अपने पास आते देखकर आरोही अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते जाते वो दीवार से टकरा गई। तभी अंश एकदम आरोही के कभी करीब आया और अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखते हुए बोला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही अंश को माफ कर देगी? क्या अंश आरोही को मना पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मैंने तुमसे कहा था ना, हम साथ में ऑफिस आएंगे। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, मैंने भी आपसे कई बार कहा है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझसे दूर रहिए। आज फिर से कह रही हूँ, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। आपको मेरी बेटी के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही सिर्फ मेरी बेटी है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। इतना कहकर आरोही अंश को घूरने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अंश को इतना गुस्सा आया कि उसने आरोही को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम पर और रूही पर मेरा पूरा हक है। तुम चाहो या ना चाहो, रूही मेरी बेटी है। मेरा और उसका खून का रिश्ता है। तुम चाहकर भी रूही से मुझे दूर नहीं कर सकती। रूही मेरी बेटी है और तुम कोशिश भी मत करना उसे मुझसे दूर करने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो भी आरोही को गुस्से से घूरने लगा। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। तभी केबिन का डोर किसी ने एक झटके में ओपन किया। उन दोनों ने डोर की तरफ देखा तो अमन डोर से अंदर आ रहा था। अमन ने जब उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखा तो वो एकदम हैरान हो गया। इस वक्त अंश का हाथ आरोही की कमर पर था। ये देखकर अमन को रियलाइज हुआ कि वो गलत टाइम पर आ गया है। उसने अंश की तरफ देखा तो अंश उसे घूर कर देख रहा था। अंश को ऐसे घूरते हुए देखकर अमन ने कहा, सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया। तुम कंटिन्यू करो, मैं बाद में आ जाता हूँ। इतना कहकर अमन वहाँ से जाने लगा। तभी आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ रुकिए, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर उसने अंश का हाथ अपनी कमर से हटाया और केबिन से बाहर चली गई। आरोही के जाने के बाद अंश ने एक नज़र अमन की तरफ देखा और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। अमन भी जाकर अंश के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अंश को गुस्से में देखकर उसने अपने मन में कहा, ये जहरीला नाग गुस्से में कहीं मुझे ही ना डस ले। हे भगवान, मुझे बचा लेना। तभी अंश ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कुछ काम था? अमन ने कहा, काम तो कुछ नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आया था, क्योंकि कल रात को तुम बहुत परेशान थे और ड्रिंक पे ड्रिंक करते जा रहे थे। मैंने कभी तुम्हें इतनी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर तुम्हारा हालचाल पूछ लेता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए सुबह सुबह ऑफिस आ गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम इंडिया में रहकर बदल गए हो। पहले के अंश और आज के अंश में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे भी नहीं बता सकते? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर करो। अमन की बात सुनकर अंश ने कहा, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश अमन को बताएगा आरोही के बारे में? अमन का क्या रिएक्शन होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी तुम्हारे साथ जो लड़की थी जिसकी कमर पर तुमने हाथ रखा हुआ था, वो लड़की कौन थी? अगर मेरा शक सही है तो क्या वो आरोही शर्मा थी जो मेरी होने वाली भाभी है? क्या वो भी इसी ऑफिस में काम करती है? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुम्हारा शक सही है, वो आरोही शर्मा ही थी जो तुम्हारी होने वाली भाभी है। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए मेरे ऑफिस में काम करने आई है। अमन ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो अंश ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो मेहरा कारपोरेशन विक्रम मेहरा के ऑफिस में काम करती है। जिस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए मैं पुणे आया हूँ, वो उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। उस प्रोजेक्ट का काम वो मेरे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय के साथ मिलकर कर रही है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक आरोही और उसके साथी इसी ऑफिस में काम करेंगे। अब तुम अपने दिमाग के घोड़े चलाने बंद करो और तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हो तो तुम यहाँ से अब दफा हो जाओ। अंश की बात सुनकर अमन ने कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम एक बार हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाओ। गोली लगने के बाद तुमने एक बार भी हॉस्पिटल में आकर अपना चेकअप नहीं करवाया है। उसकी बात पर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। बार बार जाने की बात सुनकर अमन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ से भगाने पर क्यों तुले हो? उसकी बात सुनकर अमन अंश ने उसे घूर कर देखा तो अमन एकदम से झेप गया। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो। इतना कहकर वो चेयर से उठ गया और केबिन से बाहर निकल गया। जब वो आरोही के केबिन के पास से गुजर रहा था, तभी वो जाकर एक लड़की से टकरा गया, क्योंकि उस वक्त अमन का ध्यान अपने फोन में था। जब उसने सॉरी कहने के लिए उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके सामने कोई और नहीं, कनक खड़ी थी। कनक को अंश के ऑफिस में देखकर अमन हैरान हो गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं अमन को अपने सामने देखकर कनक भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, मैं तो यहाँ काम करती हूँ। शाम को ऑफिस के बाद ब्लू कैफे शॉप में मैं आपसे मिलती हूँ। वहाँ पर मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज अभी आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। कनक की बात सुनकर अमन ने गुस्से में कहा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आकर मुझे सब कुछ बता दो। अगर मैंने पता किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर कनक ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन वहां से चला गया। अमन को जाते देखकर कनक ने खुद से कहा, अगर मैंने इन्हें सब कुछ सच नहीं बताया तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। ये सोचकर वो आरोही के केबिन में चली गई। आरोही के केबिन में आकर कनक आरोही के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। कनक को अपने सामने देखकर आरोही ने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या हुआ तुम्हें जो तुम इतनी परेशान दिख रही हो? अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा छोड़ो, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आई थी? सब कुछ ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही अपने और अंश के बारे में कनक को कभी बताएगी?
क्या कनक अंश के बारे में जान पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं ऑफिस में ही आई थी। तबीयत खराब होने की बात सुनकर कनक ने आरोही की फिक्र करते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर आज भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जाकर आराम करो, मैं इधर सब कुछ संभाल लूंगी। कनक की बात सुनकर आरोही ने स्माइल करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इधर अंश के केबिन में अंश अभी बहुत गुस्से में था। अमन के जाने के बाद वो अपना ध्यान फाइल में लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे बार बार आरोही की बातें याद आ रही थी। आरोही की कही गई बातें सोचते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, क्यों आरोही, तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो गलत था, बल्कि वो गलत ही नहीं, वो एक गुनाह था। अगर उसके लिए तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सिवाय तुमसे और रूही से दूर जाने की बात छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। तुम दोनों में से मैं एक को भी खोना नहीं चाहता। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम ऐसा कोई भी काम ना करो जो मुझे पसंद नहीं है, वरना मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसे करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इधर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में मीटिंग रूम में अब तक छोटे से लेकर बड़े फैशन डिजाइनर आकर बैठ चुके थे। तभी मीटिंग रूम में सानिया आई और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इस साल जो फैशन शो हो रहा है, मुझे उस शो के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई भी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करेगा, उस इस कंपनी में प्रमोशन और डबल सैलरी मिलेगी। डिज़ाइन मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। इन 2 दिनों में अगर किसी ने मुझे अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करके दी, वो इस फैशन शो के टॉप डिज़ाइनर में से एक होगा। इतना कहकर सानिया मीटिंग रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सारे एम्प्लॉय इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि सब अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो गए। इधर आशी के घर पर निशांत जी और शालिनी जी रूही के साथ खेल रहे थे। निशांत जी रूही को अपनी गोद से नीचे उतारने के लिए तैयार ही नहीं थे। रूही को निशांत जी की गोद में देखकर आशी ने कहा, डैड, इसे नीचे उतार दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। क्या रूही और आशिक के बीच में कभी समझौता होगा या रूही आशिक को ऐसे ही परेशान करती रहेगी? जानने के लिए बने रहना। अगर ये पूरे दिन आपकी गोद में रहेगी तो ये और भी ज्यादा शैतान हो जाएगी। फिर आपको रोज इसे अपनी गोद में लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा। फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना छोटी शैतान, अपने दादा दादी से मिलकर? तभी सर्वेंट शौर्य को अपनी गोद में लेकर उन सबके पास आ गई। उस सर्वेंट ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, मैम, मैंने शौर्य बाबा को रेडी कर दिया है। वहीं जब शौर्य ने निशांत जी की गोद में रूही को देखा तो वो निशांत की गोद में जाने के लिए छटपटाने लगा। शौर्य को निशांत जी की गोद में जाने के लिए छटपटाते हुए देखकर आशी ने कहा, लो आ गया जल कुकड़ा। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शौर्य अभी छोटा है। जो शौर्य कर रहा है बचपन में तुम भी तो वही करती थी। जब भी हम अंश को अपनी गोद में उठाते थे तुम हम लोगों के पास आकर अंश के कपड़े पकड़कर उसे नीचे खींचती थी। तुम 1 मिनट भी अंश को
अपने डैड की गोद में बैठने नहीं देती थी। सबसे ज्यादा जल कुकड़ी तो तुम थी। शौर्य तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। मुझे तो शौर्य को ऐसा करते देखकर कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि तेरी ही आदत तेरे बेटे को लगी है, इसलिए तू उसे कुछ बोल ही मत। शालिनी जी की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहले भी भाई से जलती थी और अब भी मैं उनसे जलती हूँ। आप तो हमेशा भाई की साइड लेती हो। तभी निशांत जी ने उस सर्वेंट की गोद से शौर्य को अपनी गोद में ले लिया। निशांत जी की गोद में आकर शौर्य रूही के बाल पकड़कर खींचने लगा। शौर्य को अपने बाल खींचते देखकर रूही भी उसे मारने लगी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए रो रहे थे। उन दोनों को ऐसा करते देखकर निशांत जी उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आशी निशांत जी के पास गई। उसने शौर्य को अपनी गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम रूही से क्यों लड़ रहे हो? रूही तुम्हारी बहन है, उससे झगड़ा नहीं करते। अगर रूही को अभी नाना जी अपनी गोद में लेकर खड़े हैं तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद रूही अपने घर चली जाएगी। उसके बाद आप नाना जी की गोद में चले जाना। झगड़ा नहीं करते, आप अच्छे बच्चे हो ना? आशी की बात सुनकर शौर्य हाँ में अपना सिर हिलाता है। इधर रायजादा कारपोरेशन। आज कनक ने आरोही के साथ मिलकर काम किया था। कनक को काम करते करते शाम हो गई थी। तभी उसे याद आया कि उसने अमन को ब्लू कैफे शॉप में मिलने के लिए बुलाया है। ये याद आते ही कनक ने अपना बैग उठाया और वो केबिन से बाहर जाने लगी। तो आरोही ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कनक ने कहा, मुझे आज एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो कनक केबिन से बाहर चली गई। ऑफिस से बाहर आकर टैक्सी से वो ब्लू कैफे शॉप के लिए निकल गई। कुछ देर बाद टैक्सी ब्लू कैफे शॉप के बाहर आकर रुकी। कनक टैक्सी से बाहर आई और ड्राइवर को पैसे देकर ब्लू कैफे शॉप के अंदर जाने लगी। अंदर जाकर उसने देखा पूरा कैफे खाली था। ये देखकर कनक समझ गई कि जरूर अमन ने ही पूरा कैफे बुक किया होगा। वो अंदर आई तो उसने देखा अमन एक टेबल पर बैठकर उसी का इंतजार कर रहा था। कनक अमन की टेबल के पास आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गई। कनक को देखकर अमन ने एक वेटर को बुलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर अमन और कनक का क्या रिश्ता है, कनक कौन है, जानने के लिए बने रहना। और 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर वो वेटर वहां से चला गया तो अमन कनक को घूर कर देखने लगा। अमन को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर कनक ने कहा, आप मुझे घूरना बंद कीजिए भाई, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें घूर कर ना देखूं तो फिर बताओ सच क्या है? तभी वो वेटर 2 कप कॉफी लेकर आ गया। अमन ने उस वेटर की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं यहाँ नहीं बुलाता तब तक कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। उसकी बात सुनकर उस वेटर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमन ने कनक की तरफ देखते हुए कहा, 5 साल से मैं घर से और इंडिया से दूर क्या चला गया? तुम तो मुंबई छोड़कर पुणे आ गई। और तो और तुम अंश के ऑफिस में काम कर रही हो। क्या ये बात चाचू को पता है कि तुम पुणे में काम कर रही हो? उसकी बात सुनकर कनक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो अमन को इतना गुस्सा आया, उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम ये भूल गई हो कि तुम कौन हो? अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम
कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम हो मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन नारायण मित्तल के छोटे बेटे, राजेश मित्तल की बेटी कनक मित्तल हो। अगर तुम अपनी फैमिली को बिना बताए, बिना प्रोटेक्शन के पुणे में रह रही हो, अगर ये बात हमारे दुश्मनों को पता चल गई, तो वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये तुम जानती हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को बताए यहाँ रहने की। अमन की बात सुनकर कनक को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे यहाँ अकेले रहने की वजह आप हो भाई, और आप जानते हो ना, मित्तल खानदान की बेटी के बारे में किसी को भी नहीं पता। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा है। यहाँ तक कि आप जानते हो, बचपन में जो हादसा हमारी फैमिली के साथ हुआ था, उसके बाद दादाजी, बड़े पापा और डैड ने ये खास ध्यान दिया है कि मेरी आइडेंटिटी किसी को भी पता ना चले। 5 साल से आप हमसे दूर रह रहे हो। इंडिया आने के बाद आप एक बार भी घर वालों से मिलने नहीं गए। अपने बड़े भाई की मौत के बाद आप ये भी भूल गए कि आपकी एक बहन भी है जो आपसे बहुत प्यार करती है। आपने तो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार बड़े पापा को मान लिया और यहाँ से सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए। आपने ये भी नहीं सोचा भाई कि आपके जाने के बाद आपकी बहन कैसे रहेगी। आपने तो मुझसे फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया। और तो और आपने ये जानने की एक बार कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ। आपने तो हमसे ऐसे मुंह मोड़ा जैसे हम आपके कुछ लगते ही नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि मेरा हाल क्या हुआ होगा जब मुझे पता चला कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उस भाई की मौत के बारे में सुनकर मुझे कैसा लगा होगा। और आप तो मेरे बड़े भाई होने के बावजूद भी मुझसे बात नहीं करते। कनक की बात सुनकर अमन ने गुस्से में कहा, आहान भाई मरे नहीं है कनक, वो जिंदा है। मैं उन्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, आपकी बात सच हो, मैं भी तो यही चाहती हूँ, आहान भाई जिंदा हो। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। जब मुझे ये पता चला कि आप भी सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए हो, तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने ये फैसला लिया कि मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर कनक जोर जोर से रोने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर कौन था आहान? क्या हुआ था आहान के साथ? क्या आहान जिंदा है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसे रोते देखकर अमन को रियलाइज हुआ कि उसने अपने बड़े भाई के गायब होने के बाद कनक को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। ये रियलाइज होते ही अमन अपनी चेयर से उठा और कनक के पास आ गया। कनक के सिर पर हाथ फेरने लगा। अपने सिर पर अमन का हाथ महसूस करके कनक उसके गले लगकर रोने लगी। इधर रायजादा कारपोरेशन। अंश आज पूरे दिन काम में बिजी रहा। काम करते हुए उसे रूही की बहुत याद आ रही थी। रूही की हरकतें याद करके अंश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी उसे आरोही की बात याद आई, जब आरोही ने उससे कहा था कि बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं है। ये याद आते ही अंश ने खुद से कहा, आरोही ने 2.5 साल रूही को अकेले कैसे संभाला होगा। ये सोचकर अंश उदास हो गया। फिर उसने कहा, तुमने सही कहा आरोही, बच्चों को संभालना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिस तरह से तुमने रूही को अकेले संभाला है, वो तारीफ के काबिल है। एक तरफ तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी तरफ तुम घर का खर्चा निकालने के लिए जॉब कर रही थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद तुमने रूही का पूरा ध्यान रखा।
इससे मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अब ये जिम्मेदारी मुझे उठाने दो। मैं तुम्हारा और रूही का पूरा ध्यान रखना चाहता हूँ। अंश अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसे याद आया कि शाम हो चुकी है और अब आरोही रूही को लेकर अपने घर जाएगी। ये याद आते ही अंश जल्दी से अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर आ गया। तभी उसे आरोही अपने केबिन से बाहर आती हुई दिखाई दी। अंशु को पता था कि आरोही अभी आशी के घर जाएगी, इसलिए उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं घर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो अंश के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अंश इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर उसने जाने से मना किया तो अंश और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि अभी इस वक्त वो अंश से लड़ाई करे। ऑफिस से बाहर आकर वो दोनों अंश की कार में बैठ गए। अंश इस वक्त आरोही से कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो आरोही से गुस्सा था। अगर वो कोई भी बात आरोही से करता और आरोही उससे कुछ ऐसा कह देती तो वो अपना कंट्रोल गुस्सा नहीं कर पाता और फिर वो आरोही के साथ कुछ गलत कर देता। इधर आशी के घर पर रूही आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो पूरा दिन अपने दादा दादी की गोद में रही थी। वो नीचे उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि पहले उसे सिर्फ आरोही का प्यार मिलता था। जब से वो आशी के घर आने लगी थी, तब से उसे मासी, पापा, दादा दादी सबका प्यार मिलने लगा था, जिससे रूही आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। तभी आशी ने रूही की तरफ देखकर कहा, छोटी शैतान, तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो। अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। अब तुम्हारे दादा दादी आ गए हैं ना, तुम उन्हें परेशान करो। जब भी तुम्हें किसी को परेशान करने का मन करे, तब तुम अपने दादा दादी को परेशान कर लेना। समझी मेरी बात? उसकी बात सुनकर रूही ना में अपनी गर्दन हिला लगी। तो आशी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम अभी भी मुझे ही परेशान करने वाली हो? यह सुनकर रूही हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो आशी ने कहा, तुम मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। पार्थ और जगदीश चड्ढा ने मिलकर आखिर कौन सा प्लान बनाया है? क्या उनका प्लान कामयाब होगा? जानने के लिए बने रहे। कि तुमसे मेरे भाई और मेरी दोस्त ने कहा है मुझे परेशान करने के लिए। ये सुनकर रूही ना में अपनी गर्दन हिलाती है। तो आशी ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आशी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो रूही के पास जाकर उसे गुदगुदी करने लगी। उसे गुदगुदी करते देखकर रूही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर सब मुस्कुराने लगे। तभी शालिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए तो निशांत जी ने पूछा, क्या हुआ शालिनी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू है। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि अंश की एक बेटी हो और मैं उसे बहुत प्यार करूं। आज रूही को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कहीं रूही हमसे दूर ना हो जाए, क्योंकि आप तो जानते हो अंश और आरोही के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अंश ने जो आरोही के साथ किया वो सही है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आरोही अंश को एक मौका दे, ताकि रूही को पूरी फैमिली का प्यार मिले। मैंने अंश की आंखों में पछतावा देखा है। मैंने उसकी आंखों में रूही और आरोही के लिए
प्यार भी देखा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए और रूही हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहने आ जाए। शालिनी जी की बात सुनकर निशांत जी ने कहा, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हो। मैं भी दिल से यही कहता हूँ कि आपकी बात सच हो जाए। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अंश अब ऐसा कुछ ना कर दे जिससे आरोही फिर से उससे दूर चली जाए। दरअसल निशांत जी ये सब अंश की सुबह की कही गई बात को याद करके कह रहे थे। तभी शालिनी जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या अंश ने फिर से कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आरोही उससे नाराज हो गई है? उनकी बात सुनकर निशांत जी ने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हो ना अंश के गुस्से को, कहीं वो गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर दे। बस मैं यही सोच रहा था। शालिनी जी ने कहा, आप खामखा डर रहे हो। अंश इतना तो समझदार है कि उसे सही और गलत का पता है। निशांत जी ने कहा, आपका बेटा अगर सच में सही और गलत जानता तो वो इतना बड़ा गुनाह कभी नहीं करता। एक नंबर का नालायक है आपका बेटा। ये सुनकर शालिनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा उसकी बुराई करते रहना। तभी वहां आकाश आ गया। उसने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आकाश की आवाज सुनकर सब आकाश की तरफ देखने लगे। तभी शालिनी जी ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा आज आप जल्दी आ गए, हॉस्पिटल में काम नहीं था क्या? उनकी बात सुनकर आकाश ने कहा, मॉम आज हॉस्पिटल में कोई सीरियस केस नहीं था, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। मैंने उसे अपने जूनियर को देखने को कहा है और मैं घर आ गया। आज मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। इतना कहकर आकाश शौर्य के पास चला गया, जो इस वक्त रूही को हंसते हुए देखकर हंस रहा था। इधर ब्लू कैफे शॉप में कनक ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है भाई, जब से आप अमेरिका गए हो मैं हर साल राखी के दिन आपका इंतज़ार करती हूँ, इस उम्मीद में कि आप घर आ जाओ और मेरे हाथ से राखी बनवाओ। आपके जाने के बाद मैं हर साल बस रक्षाबंधन के दिन ही मित्तल हाउस जाती हूँ। मैं पूरा दिन अपने हाथ में राखी लेकर आपका इंतज़ार करती थी, लेकिन आप नहीं आते थे। इंतज़ार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन आप नहीं आए। भाई, क्या इन 5 सालों में आपको मेरी याद नहीं आई? आपने कभी ये नहीं सोचा कि हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं आपका इंतज़ार करती होगी? बोलिए भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अमन अपने घर मित्तल हाउस जाएगा? आखिर अमन क्यों अपने पापा से नाराज है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आपको पता है भाई, मैं वो बदनसीब बहन हूँ जिसका साथ बचपन में उसकी बहन छोड़कर चली गई थी और बड़ी होने के बाद उसका एक भाई चला गया और दूसरा भाई उससे मुंह मोड़कर बैठा है। कनक की बात सुनकर अमन ने कहा, ऐसा नहीं है बच्चा, मुझे माफ कर दो। इस बार तुम्हारा भाई कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं रहूंगा और मैं इस साल तुम्हारे हाथ से राखी भी बनवाऊंगा, वो भी पूरे 5 साल की एक साथ। प्लीज तुम रोना बंद करो, रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। इसे ये बताओ, इस राखी पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? उसकी बात सुनकर कनक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस इस साल मैं आपके हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर उसने कनक से पूछा, वैसे मुझे ये बताओ, तुम कब से अंश के ऑफिस में काम कर रही हो? कनक ने कहा, मैं अंश भाई के ऑफिस में
काम नहीं करती। ये सुनकर अमन ने कंफ्यूजन से पूछा, लेकिन तुमने तो ऑफिस में कहा था कि तुम उधर काम करती हो। अब तुम कह रही हो कि तुम वहाँ काम नहीं करती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? उसे कंफ्यूज होते देखकर कनक ने कहा, लेक्स भाई, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। इतना कहकर वो अमन को मेहरा कारपोरेशन में काम करने से लेकर रायजादा कारपोरेशन में काम करने तक सारी बातें बता देती है। उसकी पूरी बात सुनकर अमन ने कहा, इसका मतलब है कि अंश जिस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पर तुम भी काम कर रही हो। उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज आरोही शर्मा है ना? उसके मुंह से आरोही का नाम सुनकर कनक ने पूछा, भाई क्या आप आरोही को जानते हो? अमन ने नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने अभी अंश के मुंह से इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना था। वो कह रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को किसी आरोही शर्मा नाम की लड़की के साथ मिलकर कर रहा है। इसलिए मैंने तुमसे आरोही शर्मा के बारे में पूछा। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, हाँ भाई, इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज आरोही शर्मा है। मैं उसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो एक बहुत अच्छी लड़की भी है। आपको पता है भाई, उसकी एक छोटी सी बेटी है। उसका नाम रूही है। वो इतनी प्यारी है कि आप पूछो ही मत। उसकी बात सुनकर अमन ने अपने मन में कहा, सॉरी कनक, मुझे पता है आरोही कौन है और उसकी बेटी का बाप कौन है, लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता क्योंकि आधा सच मैं भी नहीं जानता। अमन अभी यही सब सोच रहा था, तभी उसे कनक की आवाज आई। कनक ने कहा, भाई क्या आप मित्तल हाउस नहीं जा रहे हो? क्या आप अब भी बड़े पापा से नाराज हो? दादाजी, बड़ी मोम, सब आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। आपको 5 साल हो गए हैं भाई घर छोड़े हुए। घर पर सब आपका अब भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज भाई, आप घर चलिए ना, इधर आशी के घर पर। आशी ने जब आकाश को ये कहते हुए सुना कि वो आज शौर्य के साथ टाइम स्पेंड करने आया है, तो आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपने बेटे के साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए। मेरी तो आपको कुछ पड़ी नहीं है। आपको याद भी है, आप मुझे और शौर्य को कब घुमाने लेकर गए थे? ये बताइए, आप मुझे बाहर खाने के लिए कब लेकर गए थे? ये भी याद है आपको या नहीं? आपको याद कैसे रहेगा? आप तो घर भी कभी कभी आते हो। मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या सानिया अंश को कभी अपना बना पाएगी? क्या है सानिया का प्लान? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आप इस घर के मेहमान हैं। आपने मुझसे नहीं, अपने हॉस्पिटल से शादी की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हॉस्पिटल मेरा सौतन है। आपको मुझसे शादी करने के बजाय अपने हॉस्पिटल से शादी करनी थी। आशिक की बात सुनकर आकाश ने आशिक के पास जाते हुए कहा, आशी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना, मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपने पेशेंट को नहीं छोड़ सकता। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, डॉक्टर के पास कोई टाइम नहीं रहता, ना खाने का, ना सोने का, ना घर आने का। हमें तो ये भी मालूम नहीं पड़ता कि कब हमारे बच्चे बड़े हो गए। डॉक्टर के पास कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता। हमें जब भी कोई केस आता है तो उसमें हम ये नहीं देख सकते कि दिन है या रात, क्योंकि हॉस्पिटल में इस पेशेंट की पूरी फैमिली हमारा इंतज़ार करती है और वो सब चाहते हैं कि हम उनके फैमिली मेंबर की जान बचाएं। अगर हम हॉस्पिटल जाने में 1 मिनट की भी देर कर देते हैं तो बात उस पेशेंट की जान पर आ जाती है। प्लीज़
तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस महीने मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर तुम्हें और शौर्य को घुमाने लेकर जाऊंगा। तुम अपनी पसंद की जगह सोच कर रखो, हम वहाँ चलेंगे। आकाश की बात सुनकर आशी ने कहा, मैं जानती हूँ आपका काम ही ऐसा है, फिर भी मैं बाकी की बीवियों की तरह अपने पति और बच्चे के साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। मैं आप दोनों के साथ टाइम टाइम बिताना चाहती हूँ। आशी और आकाश अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रूही, आरोही और अंश को घर के अंदर आते देखती है। अंश को देखकर वो अंश को पापा पापा कहकर बुलाने लगी और निशांत जी की गोद से उतरकर भागते हुए अंश की तरफ जाने लगी। रूही को अपने पास आते देखकर अंश ने कहा, परी, इसे भागकर मत आओ, वहीं रुक जाओ। पापा आपके पास आ रहे हैं, आप गिर जाओगी, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन रूही ने अंश की एक बात नहीं सुनी। ये देखकर अंश परेशान हो गया। वहीं रूही को अंश के पास जाते हुए देखकर निशांत जी ने कहा, सुबह से हम इसे अपनी गोद में लेकर घूम रहे हैं, फिर भी अपने पापा की एक झलक दिखते ही कैसे उसके पास दौड़कर जा रही है। निशांत जी की बात सुनकर आशी ने कहा, डैड, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पोती मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हो। इतना कहकर आशी हंसने लगी। वहीं उसे हंसते देखकर निशांत जी मुंह बनाते हुए रूही को देखने लगे। रूही भागते हुए अंश के पास जा रही थी, तभी वो गिरने को हुई। उसे गिरते देखकर सब लोग एकदम से डर गए, लेकिन रूही गिरती उससे पहले ही अंश ने उसे संभाल लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आप ठीक हो बच्चा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर उसने रूही को डांटते हुए कहा, मैं आपसे कह रहा था ना, आप भगकर मत आओ, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन बात आप मेरी सुनती नहीं हो। देखो, अगर आप अभी गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। उसे डांटते हुए देखकर रूही रोने लगी। रूही को रोते देखकर निशांत जी ने अंश के पास आकर उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, रुला दिया ना तुमने बच्ची को? उसे डांटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो गिरी तो नहीं ना? तुमने उसे संभाल लिया ना? तुम्हें आते देखकर वो तो खुश हो गई थी, इसलिए वो भागकर तुम्हारे पास आ रही थी। लेकिन तुम हो कि खुश होने की बजाय उसे डांट रहे हो। निशांत जी की बात सुनकर अंश ने रूही के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, परी, बच्चा, पापा आपको डांट नहीं रहे, बस पापा आपको समझा रहे थे। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, रूही बच्चा, अगर आप चाहती हो तो पापा उठक बैठक करने को तैयार है। आप एक बार बोलकर तो देखो। फिर निशांत जी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सही कहा ना अंश? अगर रूही चाहती है तो तुम इसकी बात मानकर कान पकड़कर उठक बैठक करोगे ना? निशांत जी का साथ देते हुए आशी ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको अपनी बेटी को मनाना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहती है। फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा, छोटी शैतान, क्या चाहती हो? आपके पापा उठक बैठक करें? ये कहते हुए आशी रूही की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला रही थी, ताकि रूही भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाए। लेकिन उसके उल्टा रूही ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। उसे ना में गर्दन हिलाते हुए देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने हाँ क्यों नहीं कहा? अगर आज तुम हाँ कह देती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। पार्थ और जगदीश चड्ढा ने मिलकर आखिर कौन सा प्लान बनाया है? क्या उनका प्लान कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तो हम सब भाई को उठक बैठक करते हुए देख लेते। मुझे तो
वो सीन देखकर बहुत मज़ा आता। मैंने तो ये सोचा था, जब भाई उठक बैठक करेंगे तब मैं उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी और फिर ये हेडलाइन आएगी, मशहूर बिजनेस टाइकून अंश रायजादा अपनी बेटी की फरमाइश पूरी कर रहे, लेकिन इस शैतान लड़की ने मेरे सपने पर पानी फेर दिया। वहीं आशी की बात सुनकर सब लोग हंस रहे थे, सिवाय अंश के। अंश आशी और निशांत जी को घूर कर देख रहा था। उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर आशी और निशांत जी इधर उधर देखने लगे। जब आशी का ध्यान आरोही पर गया तो आरोही रूही को आंखें फाड़े देख रही थी। उसे ऐसे रूही को देखते हुए देखकर आशी को हंसी आ गई। उसने आरोही के पास जाकर कहा, क्या हुआ, शौक लगा? आरोही ने रूही की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो आशी ने कहा, होता है। पहले जब शोर मुझे भी ऐसे ही इग्नोर करता था तो मुझे भी ऐसे बुरा लगता था, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं उसके साथ रहती थी, उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन उसके पापा के आते ही वो मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके उनके पास चला जाता था। तुम तो आज पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हो, आज के बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, क्योंकि ये आज खत्म होने वाला नहीं है। जब भी तुम्हारी बेटी भाई को देखेगी वो तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करके भाई के पास जाएगी और फिर तू आंखें फाड़े उसे देखती रहना, क्योंकि तुम रूही को रोक नहीं सकती मेरे भाई के पास जाने से। मैंने सही कहा ना? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उधर देखो। इतना कहकर उसने शौर्य की तरफ इशारा, जो आकाश की गोद में उससे चिपक कर बैठा था। शौर्य को देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आकाश की गोद में ऐसे बैठा है जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें रूही को देखकर रोना आ रहा है तो मैं तुम्हें अपना कंधा दे सकती हूँ। तुम इस पर सिर रखकर जितना चाहे उतना रो लेना। उसकी बकवास सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम्हारे गाल पर खींचकर एक चांटा लगा दूंगी। उसकी बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए चुप हो गई। वहीं आरोही ने खुद से कहा, मेरी बेटी मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है? ये इंसान तो अभी कुछ दिन पहले ही रूही की लाइफ में आया है। अब रूही के लिए ये इंसान इतना खास हो गया कि उसने मेरी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वहीं अंश रूही को अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद रूही चुप हो गई तो अंश ने रूही की तरफ देखकर कहा, पापा आगे से आपको कभी नहीं डांटेंगे। आपने पापा को माफ कर दिया ना परी? उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंश को देखकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर अंश ने उसे अपने गाल पर किस करने को कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अमन अपने घर मित्तल हाउस जाएगा? आखिर अमन क्यों है अपने पापा से नाराज? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तो रूही उसके गाल पर किस करने लगी। रूही को अंश को किस करते हुए देखकर निशांत जी ने कहा, मैं तो इसे सुबह से किस करने के लिए कह रहा था, मुझे तो इस लड़की ने एक किस नहीं दी। अब इसके बाप ने एक बार क्या कहा, यह तो उस पर किसकी बारिश करने लग गई। तभी आरोही ने कहा, मुझे देर हो रही है, मैं रूही को लेकर अब घर जा रही हूँ। घर जाने की बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, आरोही बेटा, तुम यहीं रुक जाओ। तुम अपने घर पर वैसे भी अकेली रहती हो, यहाँ हमारे साथ रहने लग जाओ। शालिनी जी की बात सुनकर आरोही की नजर अंश पर गई। अंश को देखकर आरोही ने
शालिनी जी से कहा, सॉरी आंटी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर उसने अंश से रूही को लिया और घर से बाहर जाने दी। तभी अंश ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर गाड़ी खड़ी है, मैंने पहले ही ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तुम्हें टैक्सी लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आरोही उसे मना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही निशांत जी ने कहा, बेटा, अंश सही कह रहा है, आप अंश की गाड़ी से चली जाइए, मना मत कीजिए प्लीज। उनकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और घर से बाहर चली गई। बाहर आकर वो अंश की कार में बैठी और फिर अपने घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो घर पहुंची। घर आकर उसने रूही को फ्रेश करवाया और फिर उसे हॉल में छोड़कर वो किचन में चली गई। किचन में आकर वो खाना बनाने लगी। सब्जी काटते हुए उसने खुद से कहा, वो इंसान जब से मेरी लाइफ में आया है, मेरी बेटी को मैं तो दिखाई नहीं दे रही हूँ। जब भी वो सामने आते ही मेरी बेटी तो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इससे पहले कभी भी रूही ने मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं किया है। रूही आजकल उस इंसान के इशारे पर नाच रही है। ये कहते हुए आरोही अपना सारा गुस्सा सब्जी पर निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब्जी नहीं, अंश है। सब्जी काटकर उसने खाना बनाया। कुछ देर बाद खाना बन गया। उसने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और रूही को लेने हॉल में आ गई। रूही को लेकर वो डाइनिंग टेबल पर गई और उसने रूही को खाना खिलाया और खुद ने भी खाना खाया और फिर वो रूही को लेकर सोने के लिए अपने रूम में चली गई। इधर ब्लू कैफे शॉप में कनक की बात सुनकर अमन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परसों रक्षाबंधन है, मैं मित्तल हाउस जरूर आऊंगा और तुम्हारे हाथ से राखी बनवाऊंगा। घर आकर मैं दादाजी और मॉम से भी मिल लूंगा। भले ही मैं डैड से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ डैड से गुस्से की वजह से मैं मॉम से भी दूर चला गया था। फिर उसने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, अब रात बहुत हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट में छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, आप मेरे साथ चलिए ना भाई, एक दिन तो आप मेरे साथ रुक सकते हो। उसकी बात सुनकर अमन ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, तुम अकेली रहोगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो सेफ रहो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो हमारे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं। तुम्हें मेरे साथ देखकर वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त कोई भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों तक पहुंचे। उसकी बात सुनकर कनक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दौमन कनक का हाथ पकड़कर कॉफी शॉप से बाहर आ गया और फिर वो दोनों कार में बैठकर कनक के फ्लैट की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद अमन ने कनक को उसके फ्लैट पर छोड़ा और वो अपने फ्लैट पर चला गया। इधर आशी के घर पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी आशी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, भाई, कल रक्षाबंधन है, मुझे कल शॉपिंग पर जाना है, इसलिए आपका मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मैं तुम्हें मेरा कार्ड दे दूंगा, तुम मुझसे शॉपिंग कर लेना। तुम अंश से उसका कार्ड क्यों मांग रही हो? उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, परसों रक्षाबंधन है, इसलिए मैं कल की सारी शॉपिंग भाई की तरफ से करना चाहती हूँ, ना कि आपकी तरफ से। आपका क्रेडिट कार्ड तो मैं कभी भी ले सकती हूँ, कल भाई का दिन है,
इसलिए मैं कल उनके पैसों से शॉपिंग करूँगी। मैं आरोही को भी मेरे साथ शॉपिंग करने ले जाऊँगी और भाई के कार्ड से मैं उसे भी शॉपिंग करवा दूँगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, बाद में मेरे रूम में आकर तुम कार्ड ले लेना, अभी मेरे पास कार्ड नहीं है। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, ठीक है भाई, मैं बाद में आ जाऊँ। ऐसे ही बातें करते हुए सबने अपना अपना नाश्ता किया और अपने अपने रूम में चले गए। क्या अंश आरोही की नाराजगी दूर कर पाएगा? आखिर कौन था कनक का बड़ा भाई? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।